हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर चैप्टर में इस समय हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आपके सामने स्क्रीन पर हम ले आते हैं पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको देखिए आप लोग और वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। डीसी जनरेटर का चुंबकीय विशेषता वक्र किनके बीच में खींचा जाता है? चुंबकीय विशेषता वक्र अर्थात मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किसके बीच में खींचा जाता है? वीडियो को पॉज करिए और स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो डीसी जनरेटर का जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है वह खींचा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल और फील्ड करंट और प्रेरित ईएमएफ के बीच में। फील्ड करंट, जैसा कि हमको पता है कि फील्ड का करंट जो है बढ़ाते जाएंगे, फील्ड का करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फील्ड का फ्लक्स बढ़ जाएगा। फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? प्रेरित ईएमएफ का मान भी बढ़ जाएगा। प्रेरित ईएमएफ की वैल्यू कब बढ़ेगी? दो कंडीशन में बढ़ती है। एक, या तो फिर आर्मेचर का आरपीएम बढ़ा दिया जाए, या तो फील्ड की करंट बढ़ा दिया जाए। तो दो, जैसे चुंबकीय विशेषता वक्र पूछा है तो ये दो तरह का हो सकता है। एक जो बाह्य चुंबकीय विशेषता वक्र, एक आंतरिक चुंबकीय विशेषता वक्र। बाह्य चुंबकीय विशेषता वक्र की अगर बात करेगा तो वह होगा, वो जो खींचा जाएगा इस तरह से होगा। एक तरफ इस पर दिखाओगे लोड करंट, ठीक है, और दूसरा इस लाइन पर दिखाओगे टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि लोड बढ़ाने के बाद कुछ जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है और कुछ जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा VT टर्मिनल वोल्टेज। तो जो बाह्य विशेषता वक्र होगा वह लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींचा जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो आंतरिक विशेषता वक्र होगा वह फील्ड करंट और प्रेरित ईएमएफ। क्योंकि फील्ड करंट बढ़ेगा तो प्रेरित ईएमएफ बढ़ेगा, फील्ड करंट कम होगा तो प्रेरित ईएमएफ कम होगा, ठीक। तो आंतरिक विशेषता वक्र इस पे बनाया जाता है और बाह्य विशेषता वक्र इस पे बनाया जाता है। अब इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है डीसी जनरेटर का, बस पूछा है चुंबकीय विशेषता वक्र किनके बीच में खींचा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आप दोनों आंसर सही कर सकते हैं। फील्ड करंट और प्रेरित ईएमएफ वाला ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, दोनों में से दोनों सही कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम में जब आएगा तब उस टाइम आप देखिएगा क्या ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों दे देगा। अब ये क्वेश्चन किसी बुक से उठाया है हमने, तो आजकल जो बुक्स होती हैं इसमें बहुत सारे करेक्शन भी होते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको यह समझना है कि दोनों आंसर सही हैं। ये जो आपने खींचा ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है आपका। ये वाला लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में। दूसरा जो कर्व आप बनाते हैं वह भी ऐसे ही बनाते हैं। इधर आपका आर्मेचर करंट होता है, आर्मेचर करंट, ऑब्लिक आप दिखा दीजिए फील्ड करंट, ठीक ना, आर्मेचर करंट या फील्ड करंट। और इधर होता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल E/VT
माने प्रेरित विद्युत वाहक बल E या टर्मिनल वोल्टेज VT, माने आर्मेचर करंट और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच में यह ग्राफ रहेगा, या फिर फील्ड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में रहेगा। फील्ड करंट बढ़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा, फील्ड करंट कम होगा, टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा। आर्मेचर करंट घटेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान घट जाएगा। कुल मिला के इस तरह से दिखाया जाता है। यह जो ग्राफ है आपका, यह इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहा जाता है, ये वाला जो खींचा जाएगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वह दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वीडियो को पॉज करिए, स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर में प्रयोग होने वाले चुंबकीय पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए? डीसी जनरेटर की आर्मेचर कोर में, तो ये हमको पता है कि डीसी जनरेटर की जो आर्मेचर कोर होती है वह ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है जिसकी चुंबकशीलता अर्थात परमियाबिलिटी हाई हो और जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो। भाई चुंबकशीलता, जो इसने वर्ड लिया है कि आर्मेचर कोर में प्रयोग होने वाले पदार्थ में कौन सा गुण होना चाहिए, तो इसने वर्ड बार बार रिपीट किया है, हाई परमियाबिलिटी, लो हिस्टैरिसीस लॉस। लो परमियाबिलिटी, तो सबसे पहले जान लीजिए कि परमियाबिलिटी का मतलब हुआ चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मतलब हुआ कि वह पदार्थ जिसे चुंबक बनाना बहुत ही आसान हो, अर्थात बहुत कम मान की विद्युत धारा पर वह पदार्थ चुंबक बन जाए। तो जिस पदार्थ की चुंबकशीलता जितनी ज्यादा होती है वह चुंबक बनाने के लिए उतना ही अधिक उपयुक्त होता है। तो क्योंकि आर्मेचर कोर में हमको चुंबक बनाना ही होता है, तो आर्मेचर कोर ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जिसकी परमियाबिलिटी हाई हो, लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है हमारा वह कम हो। तो हाई परमियाबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस। हाई परमियाबिलिटी, दूसरा लो परमियाबिलिटी होगा नहीं, लो परमियाबिलिटी, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, ये कट। हाई परमियाबिलिटी तो ठीक है, लेकिन हाई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं चाहिए। हाई परमियाबिलिटी एंड लो हिस्टैरिसीस लॉस, यह विशेषता होती है आर्मेचर कोर में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। डीसी जनरेटर में आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस देना है। आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस देने से तात्पर्य यह है कि आर्मेचर कभी किसी कारणवश आर्मेचर का भार जो है, वजन जो है, वह एक साइड अधिक हो जाए और एक साइड कम हो जाए, तो उस अनियंत्रित भार को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यही पूछ रहा है। आर्मेचर को मैकेनिकल मतलब यांत्रिक रूप से बैलेंस करने के लिए। जैसे होता क्या है कि आर्मेचर में कभी कभी कुछ स्लॉटें खाली रह जाती हैं जिनमें बाइंडिंग नहीं किया जाता है। बड़ा आर्मेचर है, हमको बाइंडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरत के अनुसार बाइंडिंग किया जाता है। कुछ स्लॉटों को छोड़ दिया गया, अब जिन स्लॉटों को छोड़ दिया गया उधर क्या होगा, उधर रोटर का वजन कम हो जाएगा, और जिधर इस स्लॉटों में बाइंडिंग किया गया है उधर रोटर का वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो जब वह घूमेगा
जनरेटर के बीचों बीच में, तो अनबैलेंस तरीके से घूमेगा, क्योंकि चारों दिशाओं में रोटर यानी कि आर्मेचर का बैलेंस जो है वह समान नहीं है, बैलेंस आर्मेचर का वेट समान नहीं है, तो वह अनबैलेंस तरीके से घूमेगा, अनबैलेंस तरीके से। तो फिर क्या होगा, उससे जनरेटर की इफिशियंसी पर प्रभाव पड़ेगा, आउटपुट विद्युत वाहक बल पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसी सबको दूर करने के लिए, जिसे बोलते हैं तो इसी सबको दूर करने के लिए, इन सब प्रभावों को दूर करने के लिए जनरेटर के आर्मेचर में एक डमी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। डमी कॉइल आर्मेचर कोर में जहां जहां जगह खाली है, स्लॉट खाली है, वहां भर दिया जाता है और उसका आर्मेचर के विद्युत वाहक बल उत्पादन में कोई रोल नहीं होता है। डमी कॉइल का विद्युत वाहक बल उत्पादन में कोई रोल नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। बस डमी कॉइल सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस देने के लिए लगा दिया जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, वह होगा डमी कॉइल। आर्मेचर को मैकेनिकल बैलेंस देने के लिए डमी कॉइल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो और ऑप्शन है ना, इंटरपोल आपको पढ़ाया ही गया है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी आपको पढ़ाया गया है। यह विचुंबकन प्रभाव को दूर करने के लिए लगाई जाती है। इंटरपोल जो होते हैं यह कम्यूटेशन दोष को दूर करने के लिए लगाए जाते हैं। और इक्वलाइजर बार जो होती है वह क्या करती है, इसको हिंदी में बोलते हैं समकारी रिंग। तो यह क्या करता है, इसको करंट कलेक्टिंग रिंग भी कहते हैं। जब आर्मेचर में लैप वाइंडिंग किया जाता है और लैप वाइंडिंग में भी डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग किया जाता है, तब फिर इक्वलाइजर बार का प्रयोग किया जाता है। करंट को सारे आर्मेचर जो करंट निकलने के कई सारे रास्ते होते हैं, तो सारे रास्तों से करंट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए इक्वलाइजर बार का प्रयोग किया जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो थ्योरेटिकल सेक्शन बन जाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए। डमी कॉइल के लिए हमने एक छोटा सा नोट्स आप लोगों के सामने लिख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आपके काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ गया है। क्वेश्चन को करिए। एक 4 पोल डीसी जनरेटर में ब्रशेज को 6 डिग्री वास्तविक शिफ्ट किया गया है। यह कितने वैद्युतिक डिग्री शिफ्ट के बराबर है? 4 पोल का डीसी जनरेटर है, ब्रशेज को कह रहा है कि 6 डिग्री वास्तविक शिफ्ट किया गया है। आपको पता होगा एक वर्ड MNA और एक वर्ड सुना होगा आपने GNA। तो GNA का मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। जैसा कि अगर हम मान लें कि यह आर्मेचर है, ये जो बीच की लाइन होती है ये होती है हमारी GNA। जब तक जनरेटर पर लोड नहीं पड़ा होता है तब तक MNA भी यही लाइन होती है, लेकिन लोड पड़ने के बाद MNA फाइएंस खिसक जाती है, तो MNA यहाँ कहीं हो जाती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो ब्रशों को हमें शिफ्ट करना पड़ता है यहाँ से यहाँ पर, ऐसी जगह पर शिफ्ट करना पड़ता है जहाँ पर अधिक से अधिक विद्युत वाहक बल मिले और स्पार्किंग कम से कम हो। तो वही कह रहा है कि ब्रशेज को 6 डिग्री वास्तविक शिफ्ट किया गया। 6 डिग्री वास्तविक शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि 6 डिग्री मैकेनिकली 6 डिग्री उसको खिसका दिया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 डिग्री खिसका दिया गया। तो यह कितने वैद्युतिक डिग्री शिफ्ट के बराबर है? 6 डिग्री उसको शिफ्ट किया गया है मैकेनिकली आगे, तो वह कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री शिफ्टिंग के बराबर है, यह पूछ रहा है। तो जैसे मैकेनिकल में तो आप जानते ही हैं कि टोटल, जैसे अगर हम देखते हैं ये सेंटर पॉइंट है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, कुल मिला के 360 डिग्री होता है, ठीक है।
तो यह कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर है यह जानना है हमको। माने आपको हम बता दिए मैकेनिकल डिग्री ये जो होती है टोटली 360 डिग्री होती है। अब एक मैकेनिकल डिग्री में कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है अगर हमको पता चल जाए तो 6 मैकेनिकल डिग्री में कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा हमको पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन टोटल मैकेनिकल डिग्री। इज इक्वल टू, अब टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे निकाला जाएगा आपको, कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए आपको 180 गुणे नंबर ऑफ पोल, जितने पोल हैं, बटा, अब ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा ना अल्टरनेटर चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। नंबर ऑफ पोल कितने हैं तो कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा। फिलहाल यहाँ आप ये समझिए, इसको याद कर लीजिए अगर कुछ समझने में दिक्कत है तो। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल, जितने पोल हैं, 4 पोल हैं इसमें, इस जनरेटर में, बटा टोटल मैकेनिकल डिग्री इक्वल टू 360 बराबर, फिर आप लिखिए 180 गुणे नंबर ऑफ पोल हो गया 4 बटा 360। तो ये कट जाएगा 18 के 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4 बराबर आ गया 2। ठीक है ना, अर्थात क्या हो गया 2 बटा 1। इसको तिरछा गुणा कर लीजिए तो क्या निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू टोटल मैकेनिकल डिग्री। ये मिटा दे रहे हैं आपको, तो यहाँ से यह निकल के आ रहा है, हम कह रहे हैं इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाई ये इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2। तो आ जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई टोटल मैकेनिकल डिग्री। ठीक, ये हर जगह अलग अलग हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पोल जो है ना, ये 4 पोल के लिए निकाला है हमने। अब हो सकता है 2 के बजाय यहाँ कुछ और हो जाए, नंबर ऑफ पोल अगर अलग होगा तो आ जाएगा आपका इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछ रहा है 6 डिग्री जब मैकेनिकल शिफ्ट कर रहा है तो वह कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री शिफ्टिंग के बराबर होगा, तो 6 इंटू 2 बराबर 12 डिग्री शिफ्टिंग के बराबर होगा। माने कि 6 मैकेनिकल डिग्री इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रिकल डिग्री शिफ्टिंग के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, लेकिन स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं, गलत करके चले आते हैं। तो जैसा हमने बताया है ना, बस एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए आप लोग। व्हाट इज मीन्ड बाय फील्ड फ्लैशिंग इन डीसी जनरेटर, अर्थात डीसी जनरेटर में फील्ड फ्लैशिंग से क्या आशय है। फील्ड फ्लैशिंग यहाँ पर कुल मिला के जो समझने वाली बात है फील्ड फ्लैशिंग। अगर फील्ड फ्लैशिंग टर्म आपको समझ में आ गया तो आंसर भी आप कर ले जाएंगे। इसमें चौथा ऑप्शन और कर दीजिए आप, डी, नन ऑफ द अबव। एबव का स्पेलिंग क्या होगा, गलत लिख दिया, ए बी पहले लगेगा ना, नन आता है एबव। चलिए
तो फील्ड फ्लैशिंग का मतलब होता है किसी कारण से अगर डीसी जनरेटर की जो फील्ड कॉइल है वह अगर डीसी जनरेटर की जो फील्ड कॉइल है उसमें जो रेजिडुअल मैग्नेट है वह किसी कारण से समाप्त हो जाए, किसी भी कारण से डीसी जनरेटर की जो फील्ड कॉइल है उसमें जो रेजिडुअल मैग्नेट है वह समाप्त हो जाए, तो फिर डीसी जनरेटर को जब आप प्राइम मूवर से लगाएंगे तो वह घूमेगा जरूर लेकिन विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्स सेल्फ एक्साइट हो ही नहीं पाएगा। एक्साइटेशन के लिए आपको बताया गया है दो तरह का एक्साइटेशन होता है, एक सेल्फ एक्साइटेशन होता है और एक सेपरेटली एक्साइटेशन होता है। सेपरेटली एक्साइटेशन में फील्ड को बाह्य डीसी स्रोत से एक्साइट किया जाता है, लेकिन सेल्फ एक्साइटेशन में जो फील्ड कॉइल होती है उसमें थोड़ा सा रेजिडुअल मैग्नेट रहता है जिसको प्रारंभिक समय में, घूर्णन के प्रारंभिक समय में आर्मेचर काटता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन अगर किसी कारण में मतलब ये भी आपको बता दे रहा हूं कि क्या कारण हो सकते हैं कि फील्ड कॉइल के रेजिडुअल मैग्नेट के समाप्त हो जाने के। जैसे एक कारण हो सकता है कि जनरेटर को आप बहुत लंबे समय तक यूजलेस छोड़ दिए, ठीक है, आप अपने घर से कहीं बाहर चले गए, साल 6 महीने बाद आ रहे हैं, तो फील्ड कॉइल में जो रेजिडुअल मैग्नेट है हो सकता है वह समाप्त हो गया हो और जनरेटर फिर विद्युत वाहक बल नहीं बनाएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि जनरेटर की जो फील्ड है वह ओवर हीट हो गई हो, किसी कारण से लीकेज का, ओवर करंट से, लीकेज करंट से, शॉर्ट सर्किट से ओवर हीट हो गई हो, तब फील्ड का जो रेजिडुअल मैग्नेट होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो अगर मैंने हमें यही बोला किसी भी कारण से फील्ड का अगर रेजिडुअल मैग्नेट समाप्त हो जाता है तो फिर वह जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करता है, तो इसके निवारण के लिए फील्ड कॉइल को फिर से एक बार चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए बाह्य डीसी स्रोत की, बैटरी वगैरह की आवश्यकता होती है। तो जिस जनरेटर का, अब फील्ड फ्लैशिंग वर्ड पे आ जाइए कि फील्ड फ्लैशिंग जो वर्ड है उस पर मैं बोल रहा हूं कि जिस जनरेटर का फील्ड का रेजिडुअल मैग्नेट समाप्त हो गया हो उसे बाह्य डीसी स्रोत से पुनः चार्ज करने की जो क्रिया होती है उसे फील्ड फ्लैशिंग कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर बी, बाह्य डीसी स्रोत द्वारा फील्ड कॉइल के अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करना, यह वर्ड जो है आपका कहलाएगा फील्ड फ्लैशिंग। फील्ड को माने फिर से फ्लैश करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखिए, आ गया है हम लोगों के सामने। डीसी जनरेटर में भार के साथ सर्वाधिक परिवर्तित होने वाली हानि कौन सी है? भार के साथ यानी कि लोड बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा, लोड कम होगा तो लॉस कम हो जाएगा। भार के साथ सर्वाधिक परिवर्तित होने वाली हानि, फील्ड कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस और आयरन लॉस। फ्रिक्शन का मतलब हो जाएगा घर्षण लॉस। आयरन लॉस के अंतर्गत दो लॉस आते हैं, एक हिस्टैसिस लॉस, एक एडी करंट लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस और फील्ड कॉपर लॉस। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, लोड के साथ सर्वाधिक परिवर्तित होने वाली हानि होती है आर्मेचर कॉपर लॉस। आर्मेचर कॉपर लॉस निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है IA² RA का मतलब हो जाएगा आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस और IA का मतलब है आर्मेचर में बहने वाली करंट। तो लोड अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे आप तो आर्मेचर में बहने वाली करंट भी उसी के अनुसार बढ़ जाएगी, लेकिन कॉपर लॉस स्क्वायर में बढ़ेगा। IA अगर 1 गुना बढ़ रही है तो कॉपर लॉस 2 गुना बढ़ेगा, IA²। अगर आपने लोड मान लो 2 गुना किया तो करंट 2 गुना हो गई आर्मेचर की, तो कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 गुना। तो इस तरह से। और रही फील्ड, जो फील्ड कॉपर लॉस होता है आपका,
फील्ड में भी कॉपर लॉस होगा, लेकिन फील्ड कॉपर लॉस नियत होता है, लोड के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो जो फील्ड कॉपर लॉस होता है यह फिक्स होता है, माने कि लोड के साथ परिवर्तित नहीं होता है। हाँ, किसमें? शंट में। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमने लगा दिया, ये शंट फील्ड लगा दिया, ठीक है। यहां से फिर लोड दे देंगे, लोड। तो जो लोड, ये जो शंट फील्ड है इसको बोल रहे हैं एफएसएच। तो ये इसमें जो करंट बहेगा लोड के करंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इस फील्ड का जितना रेजिस्टेंस होगा उस अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो होगा। और लोड अगर अधिक होगा तो आर्मेचर का करंट बढ़ जाएगा, लोड कम होगा तो आर्मेचर का करंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम आते हैं सीरीज जनरेटर की, अगर हम बात करें तो सीरीज जनरेटर में जो फील्ड होगी वह लोड करंट से प्रभावित होगी। ये हम मान लेते हैं हम, यह सीरीज फील्ड हो गई और इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है लोड। तो सीरीज जनरेटर में अगर लोड आप बढ़ाएंगे तो सीरीज लोड करंट बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड की करंट भी बढ़ेगी। माने कि लोड के परिवर्तन के साथ सीरीज फील्ड का कॉपर लॉस भी बढ़ेगा, लोड घटेगा तो सीरीज फील्ड का कॉपर लॉस भी घट जाएगा। तो ये अलग अलग जनरेटरों में अलग अलग चीज होता है। अब कंपाउंड में आ जाओगे तो कंपाउंड में दोनों चीजें होंगी। लोड बढ़ाओगे तो सीरीज फील्ड का कॉपर लॉस तो बढ़ेगा, लेकिन शंट फील्ड का कॉपर लॉस नहीं बढ़ेगा। तो लेकिन अब क्वेश्चन के आंसर पर जाएंगे तो भार के साथ सर्वाधिक परिवर्तित होने वाली हानि, क्योंकि आर्मेचर कॉपर लॉस हमेशा परिवर्तित होगा। लोड आप थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा कम करेंगे, जैसा भी चेंज करेंगे, जैसे ही चेंज करेंगे आर्मेचर का लोड आप, तो आर्मेचर का करंट जो है वह परिवर्तित होगा और उसके 2 गुने मान में कॉपर लॉस आपका बढ़ जाएगा। वो फील्ड कॉपर लॉस भी निकालने का फार्मूला यही ही है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए होगा कि आई एफ स्क्वायर आर एफ, फील्ड का रेजिस्टेंस और फील्ड का करंट का स्क्वायर। फार्मूला वही रहता है कॉपर लॉस निकालने का, जहां जहां कॉपर की बाइंडिंग हुई है, चाहे फील्ड में हुई हो चाहे आर्मेचर में हुई हो। लेकिन क्योंकि आर्मेचर जो है यह हर लोड परिवर्तन के पे उत्तरदायी होगा, हर लोड परिवर्तन पे। थोड़ा लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा, थोड़ा लोड कम होगा तो आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आपका लॉस भी कम ज्यादा होता रहेगा। फील्ड में है कंडीशन है, शंट में होगा ही नहीं। सीरीज में अगर होगा तो सीरीज में तो भाई होगा, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड जनरेटर की बात करूं तो उसमें शंट में नहीं होगा, सीरीज में होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो सही किया जाएगा वह आपका बी आंसर सही होगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने आ गया है। देखिए इसको, कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होता है? शंट जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर। वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होता है। सबसे बड़ी चीज होती है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन अगर हमको अच्छे से समझ में आ गया तब फिर आंसर भी हम काफी हद तक कर ले जाते हैं। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन, अब अगर इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, तब आप आंसर भी कर ले जाएंगे। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसको हम लिखते हैं VR। यह जनरेटर में भी, अल्टरनेटर में भी, ट्रांसफार्मर में भी हर जगह पढ़ने को मिलेगा। VR मतलब वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू होता है VNL माइनस VFL अपान VFL मल्टीप्लाई बाई 100। तब लगाएंगे जब परसेंटेज में निकालना होगा, तो अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। यह VNL का मतलब होता है नो लोड पर वोल्टेज, फुल लोड पर वोल्टेज बटा फुल लोड पर वोल्टेज।
जब जनरेटर में, अब इसमें नो लोड पर वोल्टेज मान लो कि 440 है, लोड लगाने पर जनरली होता क्या है, वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है, तो लोड लगाने पर वोल्टेज हो गया 420 तो बटा फिर 420, फुल लोड पर वोल्टेज 420, यहाँ कितना आया 20 आएगा ना घटाने के बाद, बटा 420। इसको सॉल्व करोगे तो भाग देने के जो भी आएगा वो वोल्टेज रेगुलेशन होगा। मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल मैंने दिया है, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस एग्जांपल का, ठीक है। इस एग्जांपल में कह रहा है कि कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, यह कम रहे यह ज्यादा हो जाए तभी तो निगेटिव आएगा। नो लोड पर वोल्टेज, अगर मान लें कि हम नो लोड पर वोल्टेज 220 है तो फुल लोड पर वोल्टेज जो है वो 240 हो जाए तभी तो घटाएंगे तो माइनस 20 आएगा। नो लोड पर वोल्टेज 220 है, फुल लोड पर वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। लोड बढ़ाने पर वोल्टेज 20 वोल्ट बढ़ गया, फुल लोड पर वोल्टेज 240 हो गया, तो यहाँ पर जो घटाएंगे तो -20 आएगा ना, -20 बटा फुल लोड पर वोल्टेज 240। अब जो भी आएगा भाग देने के बाद तो वोल्टेज रेगुलेशन जो निकलेगा निगेटिव में आएगा। नहीं समझ में आया? समझ गए? पूछ रहा है क्वेश्चन में वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होता है, निगेटिव कब आएगा, अगर हम, जनरली होता है कि लोड लगाने पर वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है। जब वोल्टेज कम हो जाएगा, लोड, नो लोड पर वोल्टेज ज्यादा रहेगा, लोड लगाने पर वोल्टेज कम हो जाएगा, तब तो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा जनरेटर बताना है हमको जिसमें लोड लगाएं तो वोल्टेज नो लोड से ज्यादा वोल्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा जनरेटर होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर के 3 प्रकार होते हैं, लेवल आर अंडर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर में जो सीरीज फील्ड होती है वो थोड़ा बड़ी होती है और जैसे लोड बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, तो ओवर कंपाउंड जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो निगेटिव होगा। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने आ गया है। डीसी मशीन में ब्रश का क्या काम होता है? ब्रश स्पार्किंग से सुरक्षा प्रदान करना। ब्रश स्पार्किंग से कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। घर्षण हानियां कम करना, घर्षण हानियों को कम नहीं करता है बल्कि घर्षण करता है तो हानियां होती ही हैं। बाह्य लोड को धारा प्रवाह हेतु पथ प्रदान करना, यही आप